everyone, welcome back to my YouTube channel. We have already discussed the meaning and factors affecting consumer behavior in previous video. Then today in this video, we discuss the remaining topic of this chapter, that is buying process and buying motives. Then first topic is buying process. A buying process is the series of steps that a consumer will take to make a purchasing decision. बेसिकली बाइंग प्रोसेस डिफरेंट स्टेप्स की एक सीरीज होती है जिसके बेसिस पर कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लेता है. A standard model of consumer purchase decision making includes recognition of needs and wants, information search, evaluation of choices, purchase, and post purchase evaluation. Then different steps of buying process are: first point is need arousal. The buying process starts with need arousal. It means buying process में सबसे पहले कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की नीड को फील करता है. उसके बेसिस पर ही वो ये सोचता है कि उस प्रोडक्ट को परचेज करने से, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव होगा या नहीं होगा. इट मीन्स कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उसको उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है. देन सेकेंड पॉइंट इज सर्च फॉर इंफॉर्मेशन. एक बार नीड एराउजल फिक्स फील होने के बाद वो कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है. इट मीन्स कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. अगर कस्टमर की नीड की इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है देन वो इमीडिएटली प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को सर्च करना स्टार्ट कर देता है. इसमें प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, लाइक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी, मेथड ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस ब्रांड्स. नेक्स्ट पॉइंट इज इवेल्यूशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. एक बार प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेने के बाद प्रोडक्ट के जितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं उन सारे ब्रांड्स की आपस में कंपैरेटिव स्टडी की जाती है. इट मीन्स उसे प्रॉपर्ली इवेल्यूट किया जाता है. उसमें प्रोडक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, कलर, डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, क्रेडिट फैसिलिटी एंड गारंटी एंड वारंटी, इन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर उन डिफरेंट ब्रांड्स की आपस में कंपैरेटिव स्टडी की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज डिसीजन. डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को एक बार इवेल्यूएट कर लेने के बाद कंज्यूमर फाइनली परचेजिंग डिसीजन के ऊपर पहुंच जाता है. और ये जो परचेज डिसीजन है वो अपने फैमिली मेंबर्स, इट मीन्स वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स या जो आपके रेफरेंस ग्रुप्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ प्रॉपर कंसल्ट करके ही किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लेता है. जिस टाइम पर एक प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर कई तरह के फैक्टर्स भी इंपैक्ट डालते हैं, लाइक उस पर्सन की पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम या उसका सोशल स्टेटस क्या है. ये डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर ही किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लिया जाता है. लास्ट पॉइंट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर. किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर लेने के बाद कस्टमर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल को चेक करता है. इट मीन्स वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या नहीं है. अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स अगर वो प्रोडक्ट उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है देन उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई फील करता है कस्टमर. देन उसकी जो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उस ब्रांड के रिगार्डिंग उस कस्टमर का जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव बन जाता है. इट मीन्स वो पॉजिटिव पब्लिसिटी करता है. बट अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरता देन उसके रिगार्डिंग कस्टमर डिससेटिस्फाई रहता है. देन कस्टमर की जो अप्रोच है वो ब्रांड को लेकर के नेगेटिव बन जाती है. तो देन इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हुए इन डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करता है. The next topic is buying motives and advertising. Buying motive means why a person buy the product. Buying motives are the set of feelings, thoughts, emotions which motivate a person to buy an article. It means basically motives एक पर्सन की इंटरनल फीलिंग होती है जो कि एक पर्सन को किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करती है. ये उसकी एक ऐसी इंटरनल फीलिंग होती है जिसके बेसिस पर कस्टमर का बिहेवियर उसे उसकी टारगेट की तरफ लेकर के जाता है. बाइंग मोटिव का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक कस्टमर किसी एक प्रोडक्ट को क्यों परचेज करना चाहता है. उसके कुछ मोटिव्स होते हैं जिसके जो वो मोटिव्स एक कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. और एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को तभी परचेज करता है जब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है. इट मीन्स कस्टमर अगर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होता है देन वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है. इसके लिए वो कई तरह के फैक्टर्स को स्टडी करता है, लाइक ड्यूरेबिलिटी, उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी क्या है, इकोनॉमिकल लेवल क्या है, उसका इकोनॉमिकल लेवल क्या है, कंफर्ट लेवल, फैशन, क्रेडिट फैसिलिटी या क्लोज लोकेशन, सूटेबिलिटी, सेफ्टी, प्राइड, लव एंड अफेक्शन या कई तरह के एडिशनल सर्विसेज. इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद ही वो किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लेता है.
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी की, तो इंश्योरेंस कंपनीज डिफरेंट तरह की एडवर्टीजमेंट देती हैं और उसमें डिफरेंट तरह की अपील्स को यूज़ करती हैं। वो कस्टमर्स के बाइंग मोटिव के हिसाब से एडवर्टीजमेंट को तैयार करती हैं, क्योंकि जो डिफरेंट तरह के कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, हर एक कस्टमर को प्रोडक्ट पर परचेज करने का डिफरेंट पर्पज होता है। लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करना किसी एक पर्सन का पर्पज हो सकता है टैक्स में उसे डिडक्शन लेना। इसी तरह कोई फैमिली कोई अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए पॉलिसी को अवेल करता है, कोई पर्सन अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इट मीन्स अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पॉलिसी को अवेल करता है। तो जिस पर्सन की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो एडवर्टीजमेंट तैयार की जाती है उसमें उसी तरह के बाइंग मोटिव्स को यूज करते हुए अपील्स को यूज किया जाता है। डिफरेंट तरह के जो बाइंग मोटिव्स हैं आपके पास, फर्स्ट पॉइंट इज कन्वीनियंस एंड कंफर्ट। It means convenience refers to saving in time, physical and mental exertion. It means convenience का मतलब है कि एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को तब परचेज करता है जिस टाइम पर एक कस्टमर की फिजिकल एंड मेंटल एग्जर्शन नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स उसका टाइम जो है वो सेव होना चाहिए। कि इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो ज़्यादातर वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, गीज़र, कंप्यूटर या मिक्सर ग्राइंडर, इस तरह के जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट के लिए ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट को यूज़ किया जाता है। जिस टाइम पर एडवर्टाइजर इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट देता है उस टाइम पर कन्वीनियंस एंड कंफर्ट अपील को यूज़ किया जाता है, ताकि कस्टमर्स के बाइंग मोटिव्स को भी पूरा किया जा सके, उन्हें सेटिस्फाई भी किया जा सके और जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है वो एडवर्टीजमेंट आपके लिए मोर इफेक्टिव बन सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज फिलोजिकल मोटिव्स। बेसिकली ये जो आपके इस मोटिव का मतलब बेसिक नीड से होता है। एक कस्टमर की जो बेसिक नीड्स होती हैं लाइक फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है और इन्हीं नीड से ही, इन नीड्स से मोटिवेट होकर के ही एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो उन्हें ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि उनकी बेसिक नीड्स हैं और पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, जो एडवर्टाइजर जिस प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहा है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनकी इन बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल मोटिव्स। सोशल मोटिव्स मीन्स नीड फॉर बिलोंगिंगनेस। बेसिकली ये जो नीड्स होती हैं ये उनकी बिलोंगिंगनेस से रिलेटेड होती हैं और इन नीड्स को पूरा करने के लिए एक कस्टमर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए डिफरेंट क्लब्स के साथ जुड़ता है। इट मीन्स लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, इस तरह के क्लब्स के साथ जुड़ता है और इस तरह की एडवर्टीजमेंट, इनके लिए जो एडवर्टीजमेंट तैयार की जाती है क्लब्स या के लिए, तो उन एड्स के अंदर ज़्यादातर सोशल मोटिव्स को ही हाईलाइट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स बेसिकली अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, स्टेटस से रिलेटेड होती हैं। बेसिकली इसके अंदर वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। ज़्यादातर लोग जो इस तरह के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं लाइक एसी, कार्स, जो बिग फ्रिज होते हैं, ज्वेलरी, इस तरह के प्रोडक्ट को इसलिए परचेज किया जाता है ताकि उनकी जो स्टीम नीड्स है उसको सेटिस्फाई किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूरियोसिटी। इट मीन्स ये जो आपके पास मोटिव्स होते हैं बेसिकली लर्निंग एंड नोइंग मोर एंड मोर होता है। इट मीन्स ज़्यादातर इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, इस तरह के जो मोटिव्स को यूज़ किया जाता है वो टूरिज्म इंडस्ट्री ज़्यादातर यूज़ करती हैं, जिसमें कस्टमर्स को एक तरह से एक्साइट किया जाता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। इट मीन्स उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि डिफरेंट प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं। इस तरह की एडवर्टीजमेंट बुक्स, नॉवेल्स, गेम्स या टूरिज्म पैकेजेस के केस में इस तरह की अपील्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी। इट रेफर्स टू बाइंग द प्रोडक्ट विद लेस मनी, क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो है वो बहुत ही अनलिमिटेड होती हैं। इट मीन्स ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट देयर आर लिमिटेड मीन्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। एक ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती हैं लेकिन उन नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, जिस वजह से वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि इकोनॉमी उसे कई तरह के अदर बेनिफिट्स देती है। लाइक जो प्रोडक्ट आपको इकोनॉमिकल वैल्यूज़ पर मिलते हैं उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है, उस प्रोडक्ट के प्राइजेस भी कम होते हैं, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है, इवन कि उस प्रोडक्ट की जो रीसेल प्राइजेस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। इस तरह की एडवर्टीजमेंट ज़्यादातर मोटर बाइक की एडवर्टीजमेंट देते हुए की जाती है। जिस टाइम पर मोटर बाइक की एडवर्टीजमेंट दी जाती है उस टाइम पर ज़्यादातर उसकी हाई एफिशिएंसी, इट मीन्स फ्यूल एफिशिएंसी, बेटर माइलेज, इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट है वो दी जाती है। इट मीन्स इसके अंदर इकोनॉमिक मोटिव्स को अपील को यूज़ करके कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फैशन। फैशन चेंजेस विद चेंज इन टाइम, कि जैसे जैसे फैशन चेंज होता चला जाता है वैसे वैसे कस्टमर के बिहेवियर पर भी उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है जो प्रोडक्ट फैशन में भी हो, स्टाइल में भी हो। देन क्योंकि वो पर्सन जो बायर्स हैं वो ज़्यादातर स्टाइलिश रेडीमेड गारमेंट्स को परचेज करना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो फैशनेबल होते हैं। तो इस तरह की जो अपील्स यूज़ की जाती हैं वो ज़्यादातर रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, इस तरह के प्रोडक्ट में ज़्यादातर एडवर्टाइजर इस तरह की अपील्स को यूज़ करता है और इस तरह की अपील्स के अंदर फैशन अपील्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लव एंड अफेक्शन।
love and affection means every person is influenced by the feeling of love and affection. This love can be one's children, parents, brother, sister and wife. People buy product for their loved ones. It means like अगर हम for example ये बात करें कि जो अगर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी प्रोडक्ट की बात की जाए, तो उस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसमें मदर का अपने चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जो लव एंड अफेक्शन दिखाया जाता है। इसी तरह अगर प्रेस्टीज प्रेशर कुकर की बात की जाए, तो उसमें जो एडवर्टाइजिंग स्लोगन दिखाया जाता है उसमें बाइंग मोटिव को बाइंग मोटिव में ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग स्लोगन को इस ढंग से यूज़ किया जाता है, लाइक जो बीवी से सचमुच करे प्यार वो भला प्रेस्टीज से करे कैसे इनकार। इट मीन्स इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट में स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं उसमें लव एंड अफेक्शन अपील को दिखाया जाता है। ये ज़्यादातर अपील से आपकी तब यूज़ होती हैं जब कस्टमर अपने किसी लव्ड वन के लिए किसी प्रोडक्ट को बाय करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ। पीपल प्रेफर टू बाय द प्रोडक्ट विच आर गुड फॉर हेल्थ। इट मीन्स इसके अंदर हम कस्टमर को हेल्थ मोटिव के बेसिस पर परसुएट करते हैं। इसमें जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं वो ज़्यादातर हेल्थ ड्रिंक, शुगर फ्री टैबलेट्स, विटामिन टैबलेट्स के केस में इस तरह की एडवर्टीजमेंट दी जाती है, और इसमें ज़्यादातर ऐसी ही पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है जो पॉइंट्स इसके अंदर हाईलाइट करता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा बेटर रहेगा। इट मीन्स ये आपकी हेल्थ के लिए बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेबिलिटी। Durability means long elastic features of the product. It refers to high quality, lifelong reliability, less maintenance. It means इसके अंदर जो फीचर्स हाईलाइट की जाती हैं उसके अंदर ये हाईलाइट किया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए बहुत ही ड्यूरेबल रहेगा और बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इस तरह की एडवर्टीजमेंट जो दी जाती है ज़्यादातर एसी, वॉशिंग मशीन्स, टीवी या फ्रिज, इस तरह के प्रोडक्ट में इस तरह की एडवर्टीजमेंट दी जाती है, और इस तरह के प्रोडक्ट के केस में ड्यूरेबिलिटी को मेन फोकस किया जाता है, मेन उस पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि जो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए कस्टमर ज़्यादा प्राइजेस पे करने के लिए भी रेडी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट मोटिव। दिस मोटिव रेफर्स टू द डिजायर ऑफ बायर टू गेट द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स इसके अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि कई बार कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाते, तो उस टाइम पर इस तरह की अपील को यूज़ किया जाता है जिसमें कस्टमर्स को 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट बताकर या इंस्टॉलमेंट बेसिस के बेसिस पर कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। ज़्यादातर जो काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं या जिस टाइम पर फ्लैट्स को सेल किया जाता है उस टाइम पर इस तरह की अट्रैक्टिव बेनिफिट्स प्रोवाइड करके कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। कि इट मीन्स इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे करके, अट्रैक्टिव इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करके, कई तरह की क्रेडिट स्कीम्स ऑफर करके कस्टमर्स को मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर सेल सर्विसेज मोटिव। कुछ एडवर्टाइजर आफ्टर सेल सर्विसेज को भी बाइंग मोटिव्स के केस की तरह यूज करते हैं। इट मीन्स इसके अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज को हाईलाइट किया जाता है कि कंज्यूमर के जिसका कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, और साथ के साथ आफ्टर सेल सर्विसेज का एडवर्टाइजर की गुड इमेज को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट पॉइंट इज सेक्स एंड रोमांस। सेक्स एंड रोमांस इज एन इमोशनल बाइंग मोटिव। इस तरह की जो अपील्स यूज़ की जाती हैं वो ज़्यादातर रेडीमेड गारमेंट, ज्वेलरी, शेविंग प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक के केस में यूज़ की जाती हैं। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जिस टाइम पर भी एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी जाती है उस टाइम पे इन बाइंग मोटिव्स को स्टडी करना जरूरी है, और इन्हीं बाइंग मोटिव्स के बेसिस पर ही एक एडवर्टाइजर ये डिसाइड करता है कि उसने किस तरह की एडवर्टाइजिंग अपील को एड मैसेज कन्वे करते हुए यूज़ करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। जैसे कि इंडिविजुअल के लिए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है, सेम एज इट इज़ कई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी अगर हमने किसी प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसके लिए भी हमें उसके बाइंग बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके पास डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, लाइक बिजनेस, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियन, एजुकेशनल सर्विसेज, डिफरेंट तरह की हो सकती है। इसमें बोथ गुड्स को सेल परचेज किया जाता है, लाइक इंडस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। इसके अंदर रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सारे के सारे प्रोडक्ट को सेल परचेज किया जाता है। तो उस टाइम पर भी ऑर्गेनाइजेशन बाइंग प्रोसेस के केस में भी कई तरह के फैक्टर्स हैं जो कि इनके बिहेवियर को इम्पैक्ट डालते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज मोर रैशनल। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर आपके पास इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर के कंपैरिजन में ज़्यादा रैशनल होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट परचेज किए जाते हैं वो पहली चीज़ लार्ज क्वांटिटी के अंदर परचेज किए जाते हैं और काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज स्केलिंग बाइंग। इसमें गुड्स को बल्क में परचेज किया जाता है, और इन केसेस में गुड्स को कैश बेसिस, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर या लीज पर भी परचेज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मेनी पर्सन्स आर इन्वॉल्व। इसमें जो परचेजिंग डिसीजन लिया जाता है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेते हैं, लाइक प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस एंड स्टोर डिपार्टमेंट सारे मिल करके किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम कंज्यूमिंग। डिफरेंट पर्सन जब मिल करके डिसीजन लेते हैं देन उस टाइम पर ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज मोर एक्सटेंसिव कॉन्टेक्ट। इसमें जो सेलर है वो डायरेक्टली इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टेक्ट बनाता है और उसके उसके उस सेलर के प्लेस पर विजिट करता है और उसे प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उस टाइम पर उसे कई तरह की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, लाइक क्रेडिट फैसिलिटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, इस तरह की फैसिलिटी दे करके वो अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि कस्टमर इसमें प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करता है, लार्ज क्वांटिटी का एक साथ ऑर्डर दिया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट इज मोर कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसके बिहेवियर को स्टडी कर पाना काफ़ी टेक्निकल होता है। तो बेसिकली इस तरह की जो बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ये जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एड एजेंसीज के केस में या के बेसिस पर ही हम इस तरह की अपील्स को यूज़ करते हैं। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्रियल एड एजेंसीज हैं वो इस तरह के लिए हमारे लिए एड कॉपीज़ को तैयार करती हैं। इसके अंदर जो मैसेज दिया जाता है वो उसके अंदर बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें जो अपील्स यूज़ की जाती हैं वो बेसिकली रेशन अपील्स को यूज़ किया जाता है और इस तरह की एडवर्टीजमेंट ज़्यादातर ट्रेड एंड प्रोफेशन जर्नल्स के अंदर दी जाती है। Next and last topic is difficulties in the study of buyer behavior. The study of buying behavior is very significant for advertising program, but the study of buying behavior involves many problem. और ये डिफरेंट जो डिफिकल्टीज कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए फेस करनी पड़ती हैं वो डिफरेंट आपके पास डिफिकल्टीज ये हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक। इट मीन्स कंज्यूमर इज़ अ ह्यूमन बींग एंड द ह्यूमन बिहेवियर इज़ एवर चेंजिंग। ये कभी भी स्टैटिक नहीं होता। जैसे जैसे फैशन में, इकोनॉमिक कंडीशन में, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर चेंजेस आते हैं उसका कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इट मीन्स कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल फैक्टर्स। बायर के बिहेवियर को कोई एक फैक्टर नहीं बल्कि कई तरह के फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं, लाइक इनकम लेवल, एज, सेक्स, एजुकेशन, जोग्राफिकल कंडीशन, कल्चर, रिलीजन एंड फैमिली स्ट्रक्चर, इवन की गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसके ऊपर इफेक्ट डालती है। तो इन सारे फैक्टर्स को एक साथ स्टडी कर पाना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टीज विद सैम्पलिंग मेथड ऑफ स्टडिंग बाइंग बिहेवियर। इट मीन्स कंज्यूमर हमारे पास लार्ज नंबर में होते हैं और उन सारे के सारे कंज्यूमर्स को स्टडी कर पाना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जिसके लिए हम फ्यू कंज्यूमर्स का एक सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं और उस सैंपल के बेसिस पर हम होल कंज्यूमर ग्रुप के बारे में एस्टिमेशन लगाते हैं। ये सैम्पलिंग मेथड की कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लाइक नंबर ऑफ सिलेक्टेड कंज्यूमर्स में बी इनसफिशिएंट। जो फ्यू सैंपल लिया जाता है कंज्यूमर्स का, वो हमने एक सैंपल लिया, लेकिन हो सकता है कि वो जो हमने स्मॉल सैंपल लिया वो पूरे ऑल ओवर पूरे कंज्यूमर ग्रुप को के बारे में जो एस्टिमेशन लिया जा रहा है उसके रिगार्डिंग इनसफिशिएंट हो। इट मीन्स जो स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप की सिलेक्शन की गई है वो आपके लिए इनसफिशिएंट है ऑल ओवर सारे कंज्यूमर के बारे में के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। तो उस टाइम पर हमारा सैंपल मेथड आपका वहाँ पर सुटेबल नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टेड सैंपल्स में नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल बायर ग्रुप। इट मीन्स जो फ्यू सैंपल ऑफ कंज्यूमर का सिलेक्ट किया जा रहा है वो कंज्यूमर बिहेवियर को हमने प्रॉपर्ली एनालाइज किया और उसके बेसिस पर पूरे इंटायर कंज्यूमर ग्रुप के बारे में एस्टिमेशन लगा लिया गया। बट हो सकता है कि जिस सैंपल को हमने सिलेक्ट किया वो एग्जैक्टली पूरे होल कंज्यूमर को पूरी तरह से रिप्रेजेंट ना कर सके। वो जो सैंपल लिया गया वो सैंपल और ऑल ओवर पूरे ग्रुप के पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल एंड कल्चर के अंदर डिफरेंस हो सकता है। उस टाइम पर भी आपका जो सैंपल है वो सुटेबल सैम्पलिंग मेथड सुटेबल नहीं रहता। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग सैम्पलिंग मेथड। हमारे पास किसी भी सैंपल को सिलेक्ट करने की डिफरेंट तरह की टेक्निक्स अवेलेबल हैं, लाइक रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। बट ज़्यादातर सैम्पलिंग के हर एक सैम्पलिंग मेथड की टेक्निक्स की अपनी मेरिट एंड डिमेरिट्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मार्केटिंग रिसर्चर जो है वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करते हैं। इट मीन्स जो मेथड उनके लिए कन्वीनियंट रहता है। इट मीन्स वो रैंडम बेसिस पर किसी भी सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस टाइम पर बाइसनेस की वजह से भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कंज्यूमर्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग रिस्पॉन्स गिवन बाय बायर्स। इट मीन्स जिस टाइम पर रिसर्चर इंटरव्यू मेथड को यूज़ करके, क्वेश्चनियर मेथड को यूज़ करके बायर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो उस टाइम पर कई तरह के क्वेश्चंस कंज्यूमर से पूछे जाते हैं, लाइक उनकी एज, लाइकिंग, टेस्ट, प्रेफरेंसेज, इनकम, एजुकेशन। बट हो सकता है कि उस टाइम पर कंज्यूमर बहुत बिजी हो और वो उसने या क्वेश्चन को ध्यान से सुना ना हो, तो उस टाइम पर वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तो अगर वो हमें रॉन्ग रिस्पॉन्स देता है देन जो हमने कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो भी हमें रॉन्ग मिल पाती है, जिससे जो डिसीजन लिया जाता है एडवर्टाइजिंग के केस में वो भी आपका गलत डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस। जो एडवर्टीजमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट कॉपी तैयार करने से पहले हमें बायर के बिहेवियर को प्रॉपरली जो स्टडी करना होता है उसके लिए जो रिसर्चर्स को अपॉइंट किया जाता है, कई बार वो रिसर्चर आपके अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। इट मीन्स उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होता, तो उस टाइम पर वो ह्यूमन के बिहेवियर को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते, वो प्रॉपरली उसे स्टडी नहीं कर पाते। इट मीन्स हमें उसके बारे कंज्यूमर्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, देन उसके बेसिस पर गलत डिसीजन लिए जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज कॉस्टली। जो बायर बिहेवियर को स्टडी करने का प्रोसेस है वो बहुत ही कॉस्टली
होता है और जो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इस तरह इतनी ज़्यादा कॉस्ट को बियर नहीं कर पाती। देन यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर